तो मैंने ये भी बता दिया था आपसे कि SF6 SeF4 TeF6 स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करता है ड्यू टू एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। यस सर। ठीक है, ठीक। तो हाइड्रोलाइज्ड इजीली हो जाता है, जैसे आपके पास SF6 SeF6 एंड TeF6 है। तो बेसिकली हाइड्रोलाइज जो होता है ये ज़्यादा होता है क्योंकि इधर से इधर जाते हैं, तो साइज इंक्रीज करता है, जिसके वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है, ये पॉइंट लिखवाया था ना मैंने, डिक्रीज करता है। तो इसमें लेस क्राउडिंग होगा, तो यहाँ हाइड्रोलाइसिस इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मोनोहेलाइड, हाँ बोलिए, पेपर का। सर आज जो कुछ टेस्ट हुआ था उसका डाउट। अच्छा, आज टेस्ट हुआ था आपका? यस सर, 2 से। ओके, उसमें कुछ डाउट्स हैं? यस सर, 1-2 क्वेश्चन। कोचिंग का टेस्ट था या फिर स्कूल का? यस सर, यही कोचिंग का ही था। अच्छा, बताइए। सर ये था ZNO टर्न्स येलो ऑन हीटिंग वाई, और सर उसके आगे कुछ 1/3 करके लिखा है। हीट करने के बाद जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाला हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था। ठीक है, डिफेक्ट्स में उसमें क्या होता है, बेसिकली वो येलो हीट करने के बाद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ट्रैप हो जाता है एफ सेंटर टाइप, और एफ सेंटर जो होता है फार सेंटर, वही उसके कलर का रीजन बनता है। ठीक है, समझ में आया? मैं जैसे बताया आपको, जैसे NaCl का भी मैंने बताया था। ठीक है, ये फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो उसमें एक हीट करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर ट्रैप हो जाता है, तो वो एफ सेंटर बनता है, जिसकी वजह से कलर उसका येलो में चेंज हो जाता है। समझ में यस आया? या इसको अच्छे से लिखवा देता हूँ मैं, यस। रुक जाइए एक मिनट। ये जो ZNO में है, इन ZNO, ये जो इसमें दो चीजें चेंज होंगी, एक Zn+2 और एक O-2। तो जो ये Zn+2 है, ये आपका क्या होगा, इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि इसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो ट्रैप्ड हो जाते हैं क्रिस्टल में, ट्रैप्ड इन क्रिस्टल। इस वजह से ये कलर कंपाउंड शो करता है और येलो कलर में दिखता है। ठीक है, और हीट करने के बाद जो होता है ये येलो में हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को लूज कर देता है हाई टेम्परेचर पे। ओके, यस सर। नेक्स्ट। किस चैप्टर का सॉल्ट, टेस्ट करता है? ये था क्या? केमिकल काइनेटिक, सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था। ओके ओके, चलिए बोलिए। सर सॉल्ट ब्रिज उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता ना? नहीं। ओके सर। सर क्वेश्चन था, X melts at low temperature and is a bad conductor of electricity in both liquid and solid state. X is zinc sulfide, mercury, silicon carbide, carbon tetrachloride. तो सर डी किया है इसका मैंने। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यस। क्वेश्चन क्या था, एक्स इज सॉलिड। X melts at low temperature, bad conductor of electricity in both liquid and solid state. ओके, ऑप्शन थे जिंक सल्फाइड, मर्क्यूरी, सिलिकॉन कार्बाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाँ सही है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड सही है। और सर एक ग्राफ का क्वेश्चन था। क्या था उसमें, ग्राफ किसके किसके बीच में था?
मोलर कंडक्टिविटी और रूट ऑफ सी। हाँ समझ गया। आगे ये इस टाइप से ग्राफ था। यस सर। हाँ तो इसमें क्या पूछा है? तो electrolyte X in aqueous solution is shown, or electrolyte X is दो HCl, टाइप। NaCl, KNO3 और CH3COH। दो ग्राफ मैंने बताया था, एक आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और एक जो बताया था मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ऑप्शन में क्या क्या है? HCl, NaCl, KNO3, CH3COH। ओके, HCl, NaCl, KNO3। आपने क्या किया? सर मैंने डी किया, डी CH3CO। होगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, ये जो ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है। ओके ठीक है सर। और स्ट्रॉन्ग नहीं सर इलेक्ट्रोलाइट के बस। लिए बेसिकली ये हो जाएगा ऐसे। तो ये सारा सारा देखिए, HCl जो है स्ट्रॉन्ग होता है, NaCl भी स्ट्रॉन्ग होता है, KNO3 जो होता है ये भी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि KOH से बना होता है। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब भी डिफ्रेंशिएट करना हो ना, तो उस आया कहाँ से है वो सोच लिया करिए। ठीक है, जैसे KNO3 है, ठीक है, ये एक सॉल्ट है, ठीक है, तो ये KOH से बना होगा और KOH जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही बनेगा। ठीक है, हो गया। यस सर। चलिए, और कुछ? नो चलिए, चलिए स्लाइड चेंज करूं। मैंने मोनोहेलाइड बता दिया था आपको। सर। मोनोहेला मोनोहेलाइड नहीं बताया था? हमने वही स्टेरिक एंट्रेंस वाले पॉइंट तक ही किया था। स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पॉइंट बताऊं दोबारा? नहीं सर बस हमने वहीं तक किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है? मोनोहेलाइड है। तो यहाँ पे जब बात करते हैं हम लोग मोनोहेलाइड, ऑफ ग्रुप 16 इज डाइमेरिक इन नेचर। डाइमेराइज हो जाता है, डाइमेरिक इन नेचर। ठीक है, एंड अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन, तो देखिए मोनोहेलाइड बेसिकली क्या होता है। मोनोहेलाइड ऑफ ग्रुप 16 की जब बात करेंगे, तो ये जस्ट सपोज मोनोहेलाइड इसमें नहीं, SF को खुद को क्या कर लेगा, SF का होल ट्वाइस कर लेगा, डाइमेरिक बन जाएगा, डाइमर बन जाएगा, S2F2 बन जाएगा। तो इतने सारे मोनोहेलाइड के मतलब डाइमर के फॉर्म में होते हैं, S2F2 हो गया, या S2Cl2 हो गया, या S2Br2 हो गया, या फिर S2I2 हो गया। Cl2 लिख चुका हूँ ना। हाँ, Se2Cl2 हो गया, या फिर Se2Br2 हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होंगे आपके, डाइमर के फॉर्म में होंगे। ठीक है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना अभिनव, वो ओपन बुक शेप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं? ओपन बुक शेप के होते हैं इनका स्ट्रक्चर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, SF क्या करेगा, खुद को डाइमराइज करेगा, डाइमराइज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S2F2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओपन बुक स्ट्रक्चर H2O2 आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, हाइड्रोजन पर उसी टाइप से। ये SS, F इधर चला जाएगा, F इधर आ जाएगा। जैसे H2O2 का होता था HOOH, तो ओपन बुक शेप का होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर का होता है।
इनके डाइमर का स्ट्रक्चर, ठीक है। लिख लिया आपने? वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट लिखा था मैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बेसिकली इसके डाइमर का जो फॉर्म होता है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। एज फॉर एग्जांपल Fe2Cl2, इसका 2 मोल ले लेंगे तो ये पता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3Se प्लस SeCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। ये +1 में होगा, यहाँ पे 0 में होगा, और यहाँ +4 में होगा। तो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जा रहा है दोबारा, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आएंगे, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। ग्रुप 16 एलिमेंट लिख लेते ग्रुप 16 एलिमेंट्स। सबसे पहली बात तो आ जाता है अपने पास सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे सबसे पहले। सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये किस क्या होता है आपका, SO2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की जब बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या होता है उसकी बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो सबसे पहला आ जाएगा आपका कि S को O2 में कंबाइन करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा SO2 में, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, ठीक है, बर्न कर देते हैं बेसिकली तो ये SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा तरीका ये है 4FeS2 प्लस 11O2 से रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2Fe2O3, और प्लस में किस में चला जाएगा आपका 8SO2, SO2 है, ठीक है। तो ये सारे तरीके होते हैं प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड करने का, ठीक है। इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज की जब बात करेंगे हम अभिनव, तो सबसे पहली बात पंजेंट स्मेल होता है और कलरलेस होता है। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग यही लिख सकते हैं कि यहाँ पे इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं इट इज reducing agent, reducing agent in the presence of, in the presence of water। वाटर के प्रेजेंस में ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे SO2 है, इसमें हमने H2O मिला दिया, ठीक है। SO2 को ये कन्वर्ट कर देगा आपका H2O डालते ही किसमें, SO4 में। तो बेसिकली हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये +4 में है तो ये किस में गया है, +6 में गया है। इसको बैलेंस करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे 2H2O ले लेंगे तो ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बात है तो इस साइड 4H प्लस डाल देंगे, हो गया बैलेंस। क्लियर है? यस। अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए SO2 है आपके पास, ठीक है। SO2 रिएक्ट किया आपका Fe+3 से, तो ये पता है क्या हो जाएगा आपका, SO4 में चला जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो आयरन का क्या होगा,
रिडक्शन होगा Fe+2 में। अब इसे जरा बैलेंस करके बता दीजिए मुझे कितना आएगा। बैलेंस करना सिखाया था मैं बहुत ही आसान तरीके से। हो गया अभिनव? नो। नहीं हो पाया? बताऊं मैं? तो देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है। SO2 है, यहाँ पे करेंगे तो इसका +4 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, +6 आएगा। और यहाँ पे +3 +2 है, इसका एन फैक्टर निकालेंगे तो आपको पता है 2 आएगा। और यहाँ पे एन फैक्टर निकालेंगे तो 1 आएगा। तो मैंने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अभिनव तो अपने पास क्या आएगा, SO2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, Fe+3। और यहाँ पे देखिए क्या आ गया अपने पास, SO4-2 और Fe+2। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद का वैल्यू लिखता हूँ मैं, तो 2 हो जाएगा। जब ये 2 होगा तो यहाँ भी 2 हो जाएगा कि नहीं? अब सारी चीजें बैलेंस है एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो दिख नहीं रहा, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है। तो एक काम करता हूँ, H2O ऐड करता हूँ इधर। अब ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया अभिनव। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो 4H+ इधर ऐड कर दूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा कि नहीं? ये रेडॉक्स रिएक्शन में H2O वगैरह H+ वगैरह तो खुद से लगाना पड़ता है ना। डन। ओके, आवाज नहीं आ रही थी। चलिए, अब इसमें दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो SO2 होता है ना, ये आपको पोटेशियम परमैंगनेट को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट रिड्यूसेस पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, KMnO4 जो होता है आपका पिंक कलर का होता है, पिंक कलर। 2 Mn+2 विच इज कलरलेस। ये जो SO2 होता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, को पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये +7 में, +7 से ये रिड्यूस करके +2 में कर देता है। +7 में जब होता है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है, पिंक होता है। और यहाँ ये कलरलेस हो जाता है। एक्चुअल में होता ये है कि MnO4-2 जब SO2 से मिलता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस में कन्वर्ट होगा, Mn+2 में होगा। अब जाहिर सी बात है जब इसको रिड्यूस किया तो खुद ऑक्सीडाइज हुआ होगा, तो ये किस में जाएगा, SO4-2 में जाएगा कि नहीं? जाएगा ना अभिनव?
यस सर। मैं कह रहा हूँ कि इसको रिड्यूस किया है ये किस में से किस में गया है आपका, ये +7 MnO4 - 2, -2 नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, तो ये +7 से किस में गया, +2 में गया है, और यहाँ पे ये +4 से किस में गया है, +6 में गया है। तो इसको रिड्यूस किया तो खुद ऑक्सीडाइज हुआ होगा ना। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है अभिनव। अब जरा इसे बैलेंस करके बताइए। बैलेंस हो जाएगा। यस। हो गया बैलेंस। बैलेंस करिए। सर 2 MnO4 नेगेटिव। ओके, तो आपने एन फैक्टर निकाला, यहाँ पे एन फैक्टर कितना आया, 5 आया, यहाँ पे 2 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आपने किया तो यहाँ पे कितना आया, 2 MnO4 और फिर प्लस में क्या आ जाएगा आपका, 5SO2। फिर यहाँ पे Mn+2 था, जब इधर 2 आ गया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये SO4 - 2, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है क्या? बताइए। सर H2O ऐड करना होगा। हाँ, H2O वगैरह ऐड कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कितना हो गया, 5 2 जा 10 और 2 4 जा 8, तो 2H2O ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 4H+ ऐड कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, यस। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए हम लोग बात करेंगे ब्लीचिंग एक्शन की। ये जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ना, ये दोनों तरीके से ही पॉसिबल है। ठीक है, एक आपका रिडक्स ऑक्सीडेशन से भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, रिडक्शन से हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले SO2 की बात हो रही है, तो SO2 जो होता है एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट, एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू इट्स रिडक्शन। रिडक्शन की वजह से क्या होता है, ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह, और ऑक्सीडेशन से भी ब्लीचिंग एजेंट होता है। जब हम 17th ग्रुप पढ़ेंगे तो ब्लीचिंग एजेंट क्लोरीन का देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, कलर्ड सब्सटेंस जो होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो गया, रिडक्शन हो गया उसका, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है बेसिकली हाइड्रोजन से गेन करके पेयर्ड हो जाता है। ठीक है, जो KMnO4 होता है आपका, वो पिंक कलर का होता है, और Mn+2 वाला जो होता है, Mn4 जो Mn+7 से Mn+2 में जाता है, तो Mn+7 में बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, लेकिन जैसे वो Mn+2 में जाता है तो वो पेयर्ड हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो कलरलेस हो जाता है। कलर कंपाउंड क्यों शो करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करके मूव करता है ना, तो उसके जो डिफरेंस एनर्जी को होते हैं, उसी वजह से कलर कंपाउंड आता है। ठीक है, ये पढ़ा है ना आपने। अभिनव, यस सर। अब देखिए रिएक्शन विद Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आता है, Cl2 से रिएक्शन करते हैं तो व्हेन SO2 गैस रिएक्ट्स विद chlorine, it produces sulfuryl chloride. It produces sulfuryl chloride. Sulfuryl chloride गया तो SO2 Cl2, due to which
SO2 acts as एंटीक्लोर, मतलब कि वहां से Cl2 को रिमूव करना। एंटीक्लोर सब्सटेंस, एंटीक्लोर सब्सटेंस का मतलब क्या हो जाता है? रिमूवल ऑफ CO2। क्या हो जाता है? रिमूवल ऑफ CO2, इसको ब्रैकेट में Cl2, रिमूवल ऑफ Cl2 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिखा देता हूँ। जैसे SO2 है, किसी सरफेस पे Cl2 लगा हुआ है, ठीक है, दोनों के दोनों गैसेस स्टेट में है, तो ये जाएगा तो इसको इजीली क्या करेगा? ट्रैप कर लेगा, रिमूव कर देगा वहां से, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं एंटी क्लोर कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि एंटी क्लोर क्या होता है, तो इससे लिख लीजिए, पीछे स्लाइड कर लेता हूँ। डन। ये रिएक्शन भी लिख लीजिए। उसके बाद इसके यूजेस लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट यूजेस। इट एक्ट्स एज bleaching agent for skin and wax. दूसरा important uses, it acts as anti-clor, disinfectant and preservative. डन। अब देखिए अपने पास अल्बिनो क्या आता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपने पास जो प्रिपरेशन आएगा, जब भी हम आयरन सल्फाइड सल्फाइड ओर की बात करते हैं, ठीक है, सल्फाइड ओर लिया हमने FeS और इसमें डाल दिया हमने H2SO4, ठीक है, तो ये अपने को कन्वर्ट करके दे देगा फेरस सल्फेट FeSO4 और प्लस में दे देगा H2S, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड इन किप्स एपरेटस। आप अगर वो करेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहाँ पे किप्स एपरेटस होता है, उसी में बनाया जाता है क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज क्या होता है? कलरलेस गैस विथ रोटेन एग स्मेल। पहला पॉइंट लिख सकते हैं, कलरलेस गैस विथ रोटेन एग, विथ रोटेन एग स्मेल। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, मॉडरेटली सॉल्यूबल इन वाटर, मॉडरेटली सॉल्यूबल इन वाटर, and solubility decreases with increasing temperature, and solubility decreases with increasing temperature। जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना कम सॉल्यूबल है,
ठीक है, Yes. इसे लिख लीजिए। Done. नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। इट गिव्स ब्लैक पीपीटी विथ लेड एसिटेट। लेड एसिटेट के साथ ये ब्लैक पीपीटी देता है। तो एज फॉर एग्जाम्पल CH3C का होल ट्वाइस पीवी ले लिया मैंने, प्लस में H2S डालेंगे तो अपने को प्रोडक्ट देगा PbS, जो कि ब्लैक पीपीटी होगा, ब्लैक पीपीटी, और प्लस में 2 × CH3COOH। ठीक है, ये आपका एक एसिड है और ये क्या आपका सॉल्ट, ये भी लिख लीजिए। इसके बाद अपने पास आता है रिड्यूसिंग बिहेवियर। इसके रिड्यूसिंग बिहेवियर की बात करें तो ऑक्सीजन से तो ज़्यादा रिड्यूस होगा वाटर से। तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं FeCl3, ठीक है, H2S डालेंगे और यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो अपने को देगा 2FeCl2 प्लस S प्लस 2H। तो बेसिकली यहाँ ये येलो कलर का होता है और यहाँ ये ग्रीन कलर का होता है। तो इसकी रिड्यूसिंग बिहेवियर। Done, sir. अब देखिए यहाँ पे आएगा आपका बात सल्फ्यूरिक एसिड की। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है तो इसको जो प्रोसेस होता है बनाने का, कांटेक्ट प्रोसेस कहते हैं उसको। ठीक है, क्या कहते हैं, कांटेक्ट प्रोसेस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रिपरेशन। पहले देख लीजिए वैसे ही सब 3 स्टेप में होता है। प्रिपरेशन बाय कांटेक्ट प्रोसेस। प्रिपरेशन बाय कांटेक्ट प्रोसेस की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आता है, जो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें क्या करते हैं हम वो पहले लिखा देते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम सल्फर को बर्न करके SO2 बनाते हैं, SO2 को ऑक्सीजन ऐड करके उसमें SO3 बनाते हैं, SO3 को हम H2SO4 में डालते हैं, ओलियम बनता है, ओलियम को फिर हम लोग वाटर में डालते हैं तो वो क्या दे देगा आपका H2SO4 दे देगा। क्या दे देगा, H2SO4 दे देगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फर ओर्स, या तो सल्फर लीजिए या फिर सल्फर ओर्स इन एयर टू गिव SO, क्या दे, SO2। अब SO2 कैसे देगा, S+O2, इसको बर्न कर दिया हमने तो ये दे देगा आपका SO। अब जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा स्टेप होगा कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 by the reaction with oxygen in the presence of catalyst V2O5। तो बेसिकली हमने यहाँ क्या किया कि SO2 को O2 से रिएक्ट कराया, ठीक है, ताकि ये क्या दे दे, SO3 दे दे। तो यहाँ पे अगर बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, हो जाएगा इजीली। और ये जो डेल्टा H होता है बेसिकली ये 197 किलो जूल पर मोल होता है, विच मीन्स कि ये एक्सोथर्मिक होता है, यानी ये प्रोडक्ट SO3 ज़्यादा स्टेबल है SO2 से। इस बात को ध्यान में रखना है, तो SO3 ज़्यादा स्टेबल है। और नेक्स्ट पॉइंट जो होता है आपका, एक बार SO3 बन गया तो SO3 में क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3
इन H2SO4, H2SO4 में एब्जॉर्ब करा देंगे टू गिव ओलियम। क्या दे देगा ये? ओलियम दे देगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2S2O7। तो यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा तो SO3 को जब H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं हम लोग, तो ये क्या दे देगा? H2S2O7। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या कर लेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप है अपना, ठीक है, तो सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम, डाइल्यूट कर देंगे ओलियम विद वाटर टू गिव H2SO4। तो पहले H2SO4 को ही यूज किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, H2S2O7 में अगर वाटर ऐड कर दिया मैं H2O, तो ये सीधे सीधे क्या दे देगा, 2H2SO4। तो ऐसे बनाते हैं बाई कॉन्टेक्ट प्रोसेस, H2SO4 हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। स्लाइड पीछे करूँ? अभिनव, Yes, sir. So slide is yes. पीछे कर दिए। Next slide. Done. वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्या आ गई, H2SO4 का प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, SO2 बनाने के लिए सल्फर या सल्फर के ओर्स को बर्न किया तो SO2 बन गया। जैसे SO2 बना, अब इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, SO3 में। कैसे? O2 ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5, ठीक है। अब ये V2O5 यूज कर लीजिएगा यहाँ, V2O5, ठीक है। तो ये बन जाएगा SO3। अब हम एब्जॉर्ब कराएंगे SO3 को किस में, H2SO4 में। तो यहाँ दे देगा ओलियम, और ओलियम को क्या कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम, जो कि आपको क्या दे देगा, H2SO4 दे देगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज किस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। हो गया। Yes. चलो, अब देखिए हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो जब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो चूंकि H2SO4 क्या है, एसिड है, तो एसिडिक प्रॉपर्टीज की जब बात करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो दो स्टेप में आयोनाइज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइजेस इन टू स्टेप्स, दो स्टेप में आयोनाइज होता है। जिसमें क्या होता है, सबसे पहले H2SO4 को एक को इसमें रखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर,
वाटर डालते हैं लिक्विड में, तो ये सबसे पहले टूटता है आपका H3O पॉजिटिव आयन में, और यहाँ पे देगा HSO4 माइनस। और बेसिकली यहाँ पे Ka का वैल्यू जो होता है वेरी लार्ज होता है, वेरी लार्ज, जिससे पता चलता है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, इसके पास एसिडिक कैरेक्टर जो है ग्रेटर देन 10 होता है, ठीक है। और फिर आपका HSO4 माइनस दोबारा आता है एक्वस में, फिर H2O मिलता है इसके साथ, तो ये उतना ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होता जितना ज़्यादा H2SO4 फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है, SO4-2। तो अगर इसमें भी पूछा जाए आपसे कि ये ज़्यादा एसिडिक या ये, तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे Ka1 कर दीजिए, तो यहाँ पे Ka2 का जो वैल्यू है वो 1.2 इंटू 10⁻⁻², और एसिड Ka क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है बेसिकली जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है, वहीं पे पीके जो होता है वो डिक्रीज करेगा, तब जाके एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। पीके जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। हो गया। डन। और चूंकि यहाँ पे जो H2SO4 होता है ये बेसिकली लो वोलेटिलिटी का होता है, तो ये किसी किसी चीज़ से मेटल वगैरह से रिएक्ट करके, ठीक है, उसको वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है। जैसे एक पॉइंट हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स लो वोलेटिलिटी, लो volatility, it can be used to prepare or manufacture more volatile acid, more volatile acid from their corresponding salts, from their corresponding salts। एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, जैसे सपोज MX है, एक सॉल्ट है, मेटल, और ये इसमें H2SO4 डालेंगे तो एक वॉलेटाइल कंपाउंड बना लेगा, यहाँ बना लेगा आपका 2HX, और यहाँ पे दे देगा M2SO4, ये एक सॉल्ट दे देगा। X इज इक्वल टू क्या आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड NO3, NO3 भी है यहाँ पे, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल NaCl लिया मैंने, NaCl से रिएक्ट करा के H2SO4 बनाया, तो यहाँ पे जो बनाएगा सबसे पहले, ठीक है, वो क्या बना लेगा, NaHSO4 बना लेगा, और एक और चीज़ बना लेगा HCl। M जो है यहाँ पे, ठीक है, वो मेटल, M जो है वो क्या है, मेटल, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर जस्ट सपोज KNO3 की बात कर रहे थे, तो KNO3 अगर H2SO4 से रिएक्ट करता है तो अपने पास दे देगा KHSO4 दे देगा, और उसके साथ HNO3 रिलीज हो जाएगा। हो गया। डन। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जो H2SO4 होता है वो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, ठीक है, तो उसके बारे में भी एक पॉइंट लिख लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड
is a strong dehydrating agent, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे ड्राई अप कर देता है। मेनी वेट गैसेस, many wet gases can be dried by passing them through acid H2SO4 concentrated। एज फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक में भी यूज किया जाता है C12H22O11। इसमें हम क्या करते हैं, H2SO4 अगर डालते हैं तो ये पूरा का पूरा ड्राइड अप कर लेगा, 11H2O बाहर निकालेगा। ठीक है, और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे H2C2O4 है, इसमें हमने H2SO4 डाल दिया तो यहाँ पे H2O को बाहर निकाल देंगे। H2O को बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, CO+CO2 बन जाएगा, तो ड्राई कर देता है कौन, H2SO4, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, Yes. इससे लिख लीजिए। Yes. अब एक और लास्ट पॉइंट H2SO4 के बारे में लिखते हैं हम लोग। जितने भी हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, वो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑक्सीडाइज भी करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड is moderately strong oxidizing agent। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, बोथ metals and non-metals are oxidized by concentrated sulfuric acid, which is reduced to SO2, फॉर एग्जाम्पल कॉपर लिया आपने, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया आपने, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा CuSO4 और 2H2O बाहर निकल जाएगा। फिर आपने लिया सल्फर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और ये सीधे सीधे किस में चला जाएगा, 3SO2 में चला जाएगा, प्लस 2H2O में चला जाएगा। ठीक है, और भी हैं, जैसे कार्बन लिया आपने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला उसमें, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस SO2 प्लस 2SO2 प्लस 2H2। और KBr में देखा जाए, KBr प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये हो जाएगा आपका KHSO4। ठीक है, और प्लस में 2H2O, उसके बाद आ जाएगा आपके पास Br2, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास SO। स्लाइड पीछे कर रहा हूँ मैं, लिख लीजिए। सर वो सल्फर है, सेकंड वाले में। हाँ हाँ, 3S।
डन सर। वेरी गुड। डन सर। चलिए, अब देखिए अपने पास क्या आता है। कुछ क्वेश्चन है उसको लिख रहा हूँ, उसका आंसर भी लिखते जाइएगा। H2S is less acidic than H2P. Why is H2 a gas but H2S is H2O is liquid? Why is H2O is liquid but H2S is gas? फिर एक और सवाल है, why is dioxygen a gas but sulfur a solid? फिर आपके पास और सवाल है, which of the following does not react with oxygen directly? Zinc, titanium, platinum, iron. Complete the following reactions. Complete the following reactions. C2H4 plus O2 क्या देगा? 4Al plus 3O2 क्या देगा? सो सबके आंसर लिखना है ना? जी।
सर फोर्थ में जी, डज होगा कि डज नॉट होगा? which of the following does not react with? Sorry, does not react. डन। Done. आंसर बताइए जरा पहले वाले का। Sir, H2 is less acidic because down the group the size increases, so it is easy to remove hydrogen. Hence, acidic nature increases. बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज कर जाता है, इजीली टूट जाएगा। H2O इज लिक्विड। क्योंकि सर H2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है।
Very good. Why dioxygen is gas? सल्फर में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है और O2 में वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स होता है। Which of the following does not react with oxygen directly? यस Complete the following reaction. ही तो बहुत आसान था ना. CO2 यस plus H2O, CO2H2 और 2H, Al2O3। PO2 कर देंगे इधर, Al2O3, 2Al2O3 हो जाएगा ना इजीली. यस एक मिनट. एक और सवाल. What happens when sulfur dioxide passed through an aqueous solution of Fe3 salt? दूसरा सवाल. How is the presence of SO2 detected? Why is Ka1 very less than Ka2 very less than Ka1 for H2SO4? हो जाएगा. डन सर। हो गया. पहला वाला बताइए. सर रिएक्शन बतानी है। रिएक्शन, हर रिएक्शन से ही प्रूफ कर पाएंगे ना. हेलो हाँ बोलिए. सर रिएक्शन बतानी है ना। यस यस. 2Fe plus SO2 plus 2H2O
2Fe प्लस SO2 SO2 plus 2H2O प्लस 2H2 gives 2Fe plus SO2 plus 4H plus. SO2। फायदा क्या है रिएक्शन का? ये Fe है, ये Fe है, इसको डालने का कोई फायदा नहीं हुआ। ये SO2 है, ये SO2 है। सर SO4 है। चलिए SO4 हो जाएगा। ये एक्चुअल में ऐसे होता है ना, Fe+3 SO2, तो ये कंबाइन होके ये Fe+3 कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और ये खुद ये ऐसे हो जाता है। सॉरी, यस। ये रिड्यूस हो जाता है और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब यहाँ पे 2H2O लिख दीजिए, और ये 4H+, तब तो कंप्लीट हुआ ना। यस सर। तो ये हो जाता है। दूसरा, हाउ इज इट डिटेक्टेड? rotten egg smell. प्लस डीकलराइज KMNO4। रोटन एग स्मेल होता है, प्लस उसके बाद डीकलराइज भी तो करता है KMNO4 को, पिंक से कलरलेस। यस। और ये Ka2 ग्रेटर देन, वेरी वेरी लेस देन Ka1। सर उसकी प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी कम आ जाती है। H+ लूज करने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है, दैट्स ऑल। वेरी गुड। चलिए स्लाइड चेंज करें, यस। टॉपिक डालिए ओजोन। ओजोन क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कि व्हेन साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज is passed in O2, then ozone is formed. Then ozone is formed. अगर ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं लिए होते तो ये वापस से O2 बन जाता है। इसलिए इसको बने रहने के लिए हम ऐसा करते हैं। अभी पता चलेगा आपको कि जैसे 3O2 है, और यहाँ क्या है? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ बेसिकली डेल्टा H पॉजिटिव होता है, विच मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी प्रोडक्ट जो है वो लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट है और क्लोज कंटेनर में है। और ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होगा तो ये वापस से किस में आ जाएगा? रिएक्टेंट में आ जाएगा, O2 में आ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट भी लिख सकते हैं। और ये कम स्टेबल है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी बेसिकली डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से भी देख सकते हैं एंडोथर्मिक है। सिंस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, सिंस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, देयरफॉर ये सवाल पूछता है कि ये क्यों लगाया जाता है? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, therefore silent electric discharge is used to control decomposition of ozone to oxygen। ओजोन से ऑक्सीजन में चेंज होने के लिए रोकता है। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लीजिए। हो गया? अभिनव लिख लिया आपने? यस।
अब देखिए, यहाँ एक्चुअल में होता ये है कि जो कन्वर्जन होता है, द कन्वर्जन ऑफ O2 to O3 is 10%. Therefore, product is called ozonized ऑक्सीजन। 10% का बस वो होता है कन्वर्जन, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है। Yes. तो इसकी प्रिपरेशन, इसमें एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है आपको अभिनव? No, sir. तो नेक्स्ट क्लास में वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Okay, sir. ओके, थैंक यू।